नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कमाल हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ तय कर लिया है। 2 साल का उनका कार्यकाल है और इस पूरे कार्यकाल में न सिर्फ कॉमन मैन के लिए बल्कि भारत के इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन को बचाने के लिए जितनी कोशिश इनसे हो सकती है ये कर रहे हैं। हर दिन इनके कोर्ट में, इनकी अदालत में, और इनका इफेक्ट ये हो गया है जिसको आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, टॉप टू बॉटम। जैसा आपके टॉप रहेंगे वैसा ही आपका अधीनस्थ काम करेगा। आपके जो सबऑर्डिनेट हैं वो उस तरह का परफॉर्मेंस देंगे। अगर टॉप पे कोई थर्ड ग्रेड व्यक्ति बैठा हुआ है तो अधीनस्थ भी थर्ड ग्रेड का होगा, आपके एसोसिएट भी थर्ड ग्रेड के होंगे। लेकिन टॉप पे अगर जस्टिस सूर्यकांत जी जैसे लोग बैठे हों तो पूरे अदालत का व्यवहार कैसे बदल जाता है और अदालत का मतलब क्या होता है, ये लोगों को पता चलना शुरू हो गया है। और मैं समझता हूं कि पिछले 20-25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को मैं अगर थोड़ा सा तलाश रहा हूं तो उसमें लगता है कि जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। फिर एक मामला आ गया। अभी तक तो वो कॉमन मैन के लिए लड़ाई लड़ ही रहे थे। पहले कहा था, आपको याद होगा, मैंने कई कार्यक्रम किए हैं जस्टिस सूर्यकांत जी के ऊपर और आप सबने भरपूर उसको स्नेह भी दिया है, प्यार भी दिया है, बहुत सराहा भी है। कैसे-कैसे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये अदालत अब अमीरों की अदालत नहीं रहेगी। कहा कि गरीबों के लिए रात-दिन हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। कहा कि वो वकील जो बड़े-बड़े बिलियनेयर कंपनियों के लिए खड़े हो जाते हैं और घंटों वक्त बर्बाद कर देते हैं और जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन उनको न्याय की दरकार है और उनको 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं वक्त मिल पाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब ये खेल नहीं चलेगा लंबे समय तक। ये यहां पर केवल अंग्रेजी की जुगाली के लिए ये अदालतें नहीं बनी हुई हैं। ये बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है उनके तरफ से और वो होता हुआ दिख रहा है। ताजा प्रकरण जो आया है मित्रों, वो अद्भुत है। एक है आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप। आप जानते हैं आईपैक के बारे में। श्रीमान प्रशांत किशोर उसके जनक थे। उन्होंने शुरुआत की थी आईपैक की। आईपैक अपना काम कर रहा है। अब लेकिन प्रशांत किशोर जी ने ऑफिशियली कह दिया है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है आईपैक से, मैंने इस्तीफा दे दिया है। ये सब दिखाने की बातें होती हैं। इस्तीफा तो दे दिया, पता नहीं अंडर हैंड अरेंजमेंट क्या होता है, इसके बारे में कुछ हम कह नहीं सकते। लेकिन ऑफिशियली ये बात सही है कि प्रशांत किशोर जी ने आईपैक से इस्तीफा दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि मेरा आप कोई लेना देना नहीं है। अब प्रतीक जैन नाम का व्यक्ति है, वही आईपैक को चला रहा है। कोलकाता में आईपैक का दफ्तर है और कोलकाता ही नहीं, और भी स्टेट में उनके दफ्तर हैं। लेकिन कोलकाता का आईपैक दफ्तर आजकल चर्चा में बना हुआ है। आप सबको मालूम है कि 8 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा और छापा जब चल रहा था उस वक्त इतिहास की ऐसी पहली घटना हुई, आज तक कहीं नहीं हुई होगी, कभी नहीं हुई होगी, कि एक स्वयं मुख्यमंत्री दौड़ी दौड़ी चली जाएं, एक प्राइवेट संस्थान पर कहीं पर छापेमारी हो रही हो, उसको बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए एक प्रदेश की मुखिया दौड़ी दौड़ी चली जाए और सिर्फ मुखिया ना जाए, उस प्रदेश का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक्कंपनी करे, उसी शहर का, नामचीन शहर कोलकाता, उसका पुलिस कमिश्नर एक्कंपनी करे, फिर डीसीपी एक्कंपनी करे। ऐसा वाकया पहले भी एक बार श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी ने ही कर दिखाया है। सुश्री ममता जी ने ही ये काम किया है। इसके पहले जब आज जो डीजीपी हैं उस वक्त वो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, श्रीमान राजीव कुमार। राजीव कुमार के ऊपर जब सीबीआई गई पकड़ने के लिए या छापा मारने के लिए, तो सीबीआई से बचाने के लिए ममता बनर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उनको एक प्रकार से बचाने की कोशिश की। वो भी मामला अदालत में आया, मुंह की खानी पड़ी, फटकार लगी। अदालत तो है ना। कल भी मैंने आपको कार्यक्रम किया कि अदालत है जिसकी वजह से देश में जनतंत्र अक्षुण्ण है, जनतंत्र बचा हुआ है, कह सकते हैं आप। तो ये काम पहले भी ममता बनर्जी कर चुकी हैं, लेकिन इस बार तो ममता बनर्जी ने सारी मर्यादा लांघ दी। आप कल्पना कीजिए, जो विपक्ष आज
नरेंद्र मोदी को घेर रहा है, अमित शाह को घेर रहा है। इसी विपक्ष की जब सरकार थी, मतलब कांग्रेस की यूपीए, कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार थी, तो यही सेंट्रल एजेंसी गुजरात के मुख्यमंत्री को 11-11 घंटे बिठा करके इंटरोगेशन किया। लेकिन तब तो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने इंटरोगेशन से खुद को अलग नहीं किया। ये जरूर बातें होती रही कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन तब जब गुजरात के मुख्यमंत्री को समन जाता था, गुजरात के मुख्यमंत्री उसमें शामिल होते थे और 11-11 घंटे तक इंटरोगेशन में वो साथ देते थे। कभी कोई प्रतिक्रिया, आज के जो प्रधानमंत्री हैं, कभी कोई प्रतिक्रिया आकर के नहीं दी कि मुझे 11 घंटे तक बिठा करके रखा गया। चुपचाप सुनते रहे, सहते रहे। क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा था कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया। गलत तरीके से फंसाने की पुरजोर कोशिश हुई, केस चलाया गया, यहां तक नैरेटिव बुना गया कि गुजरात में न्याय नहीं मिल सकता है, महाराष्ट्र ट्रांसफर हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट बरी हो चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री भी और देश के प्रधानमंत्री भी। लेकिन तब भी पूरा विपक्ष, पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम मोदी और शाह को कटघरे में अभी भी खड़ा कर रहा है। अभी भी केंद्रीय गृह मंत्री को तड़ीपार जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम और जो अपोजिशन की पार्टियां वो तो कहती ही कहती हैं। पत्रकार, यूट्यूब पर आने वाले जो इन्फ्लुएंसर हैं वो सबके सब तड़ीपार कह करके केंद्रीय गृह मंत्री की आलोचना करते हैं। खैर कोई बात नहीं है। हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भी वो नैरेटिव के शिकार हैं, लेकिन इस पर सबको चुप्पी साध लेनी चाहिए। ये कानून के अंदर ही हुआ। जब देश के प्रधानमंत्री को बरी किया गया, कानून ने ही बरी किया, फिर भी चुनौती दी गई, पिटीशन, रिव्यू पिटीशन डाला गया, सारे रिव्यू पिटीशन को भी क्वैश किया गया, सब सारे साक्ष्य के बाद भी। लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ करके मोदी और शाह बरी हुए आरोपों से। यहां क्या माजरा है साहब? एक प्रदेश की मुखिया, अगर मान लीजिए कि मोदी और शाह पॉलिटिकल वेंडेटा की कर रहे हैं राजनीति, ये पॉलिटिकल वेंडेटा मान लिया एक पल के लिए, आप पाक साफ हैं, आप पाक साफ हैं, आप आइए और भिड़िए और कहिए कि ठीक है, आपने छापेमारी की है, हमारे दामन पर कोई दाग नहीं है, हम अदालत में जाएंगे और अदालत में अपने बात को सिद्ध करेंगे। शंका लेकिन आपको है बनी हुई, आपको लग रहा है कि झूठा फंसाया जाएगा। क्यों? क्योंकि तब जब मोदी को फंसाया जा रहा था तब आप कुछ नहीं बोले, तब जब अमित शाह को फंसाया जा रहा था तब भी आप कुछ नहीं बोले। आपको मालूम है कि यहां फंसाने का सिलसिला चलता है, इसलिए आपको शंका हो रही है कि मोदी और शाह भी आपको फंसाएंगे, जबकि फंसाने का कोई खेल नहीं है। 2700 करोड़ से अधिक के घोटाले के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईपैक के दफ्तर पे छापा मारा। क्या है 2700 करोड़ का घोटाला साहब? कोल माइनिंग हो रही है। एक लाला नाम के व्यक्ति हैं, मांझी कहते हैं उनको, लाला नाम के व्यक्ति 2700 करोड़ का पूरा कोल माइनिंग किया, इलीगल माइनिंग किया, कोयला बेचा, अलग अलग कंपनियों को बेचा इलीगल माइनिंग करके, और इलीगल माइनिंग से जो पैसे कमाए वो पैसे कहा जा रहा है कि आईपैक के माध्यम से रूट हुआ और विभिन्न चुनावों में उसका इस्तेमाल हुआ। उसमें से एक चुनाव गोवा का चुनाव भी कहा जा रहा है। अब इसी के ट्रेल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पता कर, ईडी क्या करती है पता? ईडी मनी ट्रेल ही पता करती है, सीबीआई क्राइम और बाकी ऑफेंसेस को देखती है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर कहीं पर छापेमारी करती है, उनका जो जुरिस्डिक्शन है, उनका जुरिस्डिक्शन है कि मनी ट्रेल कहीं पर कुछ है क्या, इसका ही पता लगाती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 8 जनवरी को छापेमारी की, लेकिन छापेमारी हो रही है और इधर ममता बनर्जी स्टेट के डीजीपी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और एक डीसीपी, इन सब को लेकर के वहां पहुंच जाती हैं। इनके संरक्षण में वो हरे कलर का फाइल लेकर के फरार हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, और गायब होने के बाद आकर के पब्लिक में स्टेटमेंट देती हैं कि नॉटी होम मिनिस्टर,
This was the verbatim, the word used by the chief minister of Paschim Bengal. Word was naughty home minister, शरारती गृह मंत्री। ये शरारती गृह मंत्री हैं। अब बताइए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठी हुई एक मोहतरमा वो इस तरह का बयान दे रही है कि नॉटी होम मिनिस्टर है, हिम्मत है तो चुनाव में मुकाबला करो, हमारे पोल स्ट्रैटेजी को तुम ले जा रहे थे। अरे भाई, पोल स्ट्रैटेजी को नहीं ले जा रहे थे। 2700 करोड़ के कोल घोटाला और इलीगल कोल माइनिंग का खेल है, उससे जो पैसा रूट हुआ है, वो पैसे के साक्ष्य मिले हैं, डिटेल मिले हैं, उसको लेकर के ईडी आपके पास पहुंची है। खैर, ये तो आईपैक का मामला था, आपका कहां सवाल आ रहा था? मामला हो रहा था आईपैक का। आपके दाढ़ी में तिनका, हालांकि दाढ़ी है नहीं, लेकिन दाढ़ी में तिनका वाला मुहावरा यहां सटीक हो रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको पहले से लगने लगा कि अरे साहब, अगर वहां पर लैपटॉप सीज किया, वहां पर मोबाइल सीज किया, अदर डेस्कटॉप सीज किया, अदर डिजिटल गैजेट सीज किए गए, तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। खैर, ये मामला हाईकोर्ट में चला, वहां से सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में हमेशा मैं तो हैरान हूं, बड़ी डांट लगी है इस बार, फटकार लगी है, फटकार लगी है इस बार, भयंकर फटकार लगी है, बड़ा तकरार हुआ। जो सॉलिसिटर जनरल है वो कह रहे हैं कि डू नॉट मिसलेड द कोर्ट। किनको कह रहे हैं? माननीय कपिल जी सिब्बल को। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मैंने जीवन में कभी मिसलेड किया ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हुआ और इस बार जस्टिस बागची, जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत तो एक प्रकार से देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन जस्टिस बागची ने जो पूछना शुरू किया तो इनके होश उड़ गए। हुआ क्या कि एक जितेंद्र मेहता नाम के व्यक्ति हैं, आईपैक से जुड़े हुए, तो आईपैक के मेंबर हैं, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि साहब, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल हैंडसेट और अलग कुछ और डिजिटल गैजेट्स हैं, वो ईडी ने सीज कर लिया है, कोई लेना देना नहीं है, मेरी प्राइवेसी का मामला है, उसकी रक्षा कीजिए। और उसमें मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, मेरा क्यों सीज कर लिया है, मेरी प्राइवेसी उससे खत्म हो जाइए और ये मेरे प्राइवेसी की रक्षा कीजिए, ये अर्जी लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपका क्या प्राइवेसी है, ऐसा क्या उसमें है? अगर कोई ये कहने और क्या दलील क्या दी जा रही है? दलील दी जा रही है कि आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर रोक लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है, ये जांच एजेंसियां जो काम करती हैं वो कानून के तहत जाती है, वो अपने सारे लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपके यहां पहुंची थी। अगर वो इलीगल कोई काम कर रही होती या आपके खिलाफ कोई इलीगल काम कर रहे हैं या करेंगे, इसका अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो लाइए। मेरे जद में नहीं है, मैं अदालत हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कोई इंफोर्समेंट एजेंसी, जो जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ये मेरे हक में नहीं है, ये मेरे दायरे में नहीं है कि मैं किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जांच करने से ही मना कर दूं। जांच में अगर कोई गड़बड़ी कर रही है वो एजेंसी, जांच में किसी को फेवर कर रही है और किसी को फंसा रही है, अनड्यू किसी को एडवांटेज मिल रहा है, तो उसके सबूत लाइए, उस पर जो कार्रवाई होगी वो अदालत करेगी। लेकिन पूरे इन्वेस्टिगेशन को हम रोक दें, ऐसा नहीं हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको कुछ अधिकार हैं, भारतीय संविधान उनको कुछ अधिकार देता है और संवैधानिक अधिकार के तहत ही वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें मेरा भी एक दायरा है और उनका भी एक दायरा है। हां, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में अपने दायरे का हनन कर रही है तो हमें बताइए। आपका कोई गलत तरीके से आपको फंसाने की कोशिश हो रही है और आपका एविडेंस कह रहा है कि ये देखिए ये गलत काम कर रही है जांच एजेंसी, तब आप कह सकते हैं। तो हमारा भी, कोर्ट का भी एक जुरिस्डिक्शन है। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ये नहीं है कि जांच एजेंसी क्यों जा रही है बाहर, नहीं नहीं, जांच एजेंसी रोक जाओ। फिर जांच एजेंसी का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है? इसीलिए मेरी एक परिधि है, मैं उस परिधि से बाहर नहीं जा सकता हूं, मैं लक्ष्मण रेखा नहीं लांग सकता हूं और मैं जांच एजेंसी को जांच रोकने का आदेश नहीं दे सकता हूं। नंबर 1, पहला झटका लग गया। और नंबर 2 कि आपका जो सीजर हुआ है, उस सीजर में अगर कोई बात ऐसी है ही नहीं
जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। तो ईडी तो जो दिखा रही है, मान लीजिए ईडी कोई सर्च कर रही है सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन आपका उसमें किसी से प्राइवेट चैट है जिसका कि ईडी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने ईडी के इन्वेस्टिगेशन से नहीं है, उसे ईडी अगर कोई पब्लिक करती है और उसका उसकी वजह से आपका कोई डिफेमेशन होता है, फिर मैं ईडी को कहूंगा। आपका कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, अपने दोस्त के साथ है, मित्र के साथ है, पत्नी के साथ है, बच्चे के साथ है, कुछ भी है, अगर उसका कहीं कोई उन्होंने पब्लिक किया है तो हम फिर ईडी को करेंगे। ईडी ऐसा नहीं कर सकती है। ईडी सिर्फ उतना ही इन्वेस्टिगेशन करेगी जो ईडी के लिए उपयुक्त हो, जानना उपयुक्त हो। ईडी क्या जानना चाहती है कि भाई यहां से पैसा आया क्या, पैसा किसके पास गया, पैसे का लेन देन कहां कहां हुआ, किस किस लोगों के पास हुआ। इसीलिए एम्प्लॉय के जो वहां आईपैक के जो एम्प्लॉय हैं उनमें से किसी खास खास लोगों का सीज किया गया है, जो टॉप के लोग हैं। उसमें प्रतीक जैन भी हैं और जितेंद्र मेहता भी हैं। तो अगर मान लीजिए सीज किया गया है तो ईडी को सिर्फ आप ये मान के चलिए, इसकी गारंटी कोर्ट लेती है कि आपका कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जिसका कि ईडी के जांच से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके लीक होने को लेकर के अगर आपकी आशंका है तो उसका प्रोटेक्शन करना अदालत की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश में रूल ऑफ लॉ है। कैसा रूल ऑफ लॉ है साहब? यहां तो हमने ड्रेडेड अपराधी को, क्रिमिनल को, देश के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले अजमल कसाब को, एक टेररिस्ट को भी पूरा मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए, और तब जाकर के उसको फांसी की सजा हुई। इसीलिए इस देश में रूल ऑफ लॉ है। दिस इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक। और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन साफ साफ है कि आपके प्रिवेसी का, जो सिर्फ आपसे रिलेटेड है, उसकी रक्षा करना कोर्ट की जिम्मेदारी है। कोर्ट करेगी। और अगर इस मुतल्लिक आपके पास कोई एविडेंस आए कि देखिए साहब ये मेरा ये प्राइवेट चीज इन्होंने लीक कर दिया है जिसका कि इस इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम ईडी को पूछेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आप क्यों परेशान हैं? और आपको लग रहा है कि आपने कोई गलती भी नहीं की है तो रहने दीजिए, फोन को रहने दीजिए, लैपटॉप को, और फिर अगली डेट दे दिया कि जब ईडी का काम हो जाएगा आपको मिल जाएगा, आपको लैपटॉप भी मिल जाएगा, आपका फोन भी मिल जाएगा। परेशानी क्या है? कोर्ट ने सवाल जबरदस्त पूछा, जवाब इनके पास था नहीं। घबराहट बहुत बढ़ गई है। और हमेशा की तरह ये अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल साहब, ये दोनों आ जाते हैं सबके लिए, क्योंकि ये अपोजिशन के नेताओं की पैरवी करने वाले वकील हैं। और बस चलता है हजारों करोड़ का खेल। साहब 1000 करोड़ रुपए तो उन्होंने अपना डिक्लेयर किया है प्रॉपर्टी। अभिषेक मनु सिंघवी की बात, 16-17 लाख रुपए तो ये किराया दे रहे हैं जोरबाग में। अब पता नहीं का और खरीद ही लिया होगा बंगला, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिस बंगले में वे जोरबाग में रहे कानून मंत्री बनने के बाद, जब हट गए कानून मंत्री से कपिल सिब्बल साहब, तो बड़ी चर्चा हुई। 16 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं जोरबाग के एक बंगले को, और इन्हीं के आसपास वो माननीय कपिल चिदम्बरम साहब भी रहते हैं। तो खैर उनका तो बंगला ही होगा, क्योंकि वो तो पुराने रईस हैं साहब, जिनका जिक्र धुरंधर फिल्म में भी हुआ है। बाकी रईस आप जान ही रहे हैं, मैंने सिर्फ इशारा किया, आप समझ लीजिए। धुरंधर फिल्म में हुआ है जिक्र, मैंने इसके ऊपर डिटेल कार्यक्रम किया हुआ है। तो उनके पड़ोसी हैं वो, तो वो दलील दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई अगर सॉलिसिटर जनरल राजू राजू कह रहे हैं कि आप मिसलीड कर रहे हैं, तो ये मिसलीड करने के पीछे तर्क दे रहे हैं। आप पर्सनल अटैक मत कीजिए, और आप दोनों आदमी आप यहां पर झगड़ा झंझट करने के लिए ये कोर्ट नहीं बना हुआ है। कोर्ट में शांति से अपनी बात रखिए। कपिल सिब्बल जी की दलील थी कि कुछ हुआ ही नहीं है वहां पे, वो कुछ नहीं है, वो इलेक्शन स्ट्रेटजी जो बन रही थी, उस स्ट्रेटजी को हाईजैक किया जा रहा है, और चुनाव के पहले वहां पर पॉलिटिकल वेंडेटा से सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज किया जा रहा है, और ये मोदी और शाह कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है लबुलवा कि मोदी और शाह बंगाल के चुनाव के पहले इसे पॉलिटिकल कलर देने के लिए ये ईडी का रेड इन्होंने डलवाया है। ईडी के रेड तो पहले भी हुए थे। तो टाइमिंग
भाई हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता, अब ये पुरानी बात हो गई। ये दलील सुप्रीम कोर्ट में चल नहीं रही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो भाई पॉलिटिकल वेंडेटा बाद में होगी, जो तथ्य है उस पर चर्चा कीजिए ना। ईडी कह रही है कि 2700 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है, इसके बारे में बता दीजिए क्या हो रहा है, इसका क्या फॉलो आउट होगा, क्यों किया जा रहा है। फॉरगेट इट, हुआ क्या है। इसीलिए बड़े हमारे एक वकील मित्र हैं, वो कहते हैं कि हु इज सेइंग इज इमटेरियल, what is being said, what is being said, that is important। क्या कहा गया है और क्या कहा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कह रहा है, ये इमटेरियल है। हो सकता है चोर कह रहा हो, लेकिन अगर सही बात बोल रहा है तो सही बात को ध्यान में रखना है। बोलने वाला कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, करवाने वाला कौन है, इसका क्या पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होगा, ये सारी बातें बाद में आएंगी। पहले ये बात है कि क्या 2700 करोड़ रुपए के गबन हुए हैं, क्या कोल माइनिंग से इलीगल माइनिंग के पैसे आईपैक में आए हैं, क्या वो आईपैक से पैसे गोवा चुनाव में गए हैं, इसका कोई ट्रेल है। क्या आईपैक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने वाली कंपनी के बियॉन्ड ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग वाली कंपनी बन गई है, बीएलसी बन गई है, ब्लैक बीएमएलसी, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी बन गई है, बीएमएलसी बन गई है, आईपैक की जगह बीएमएलसी बन गई है। सवाल यह है, और इसीलिए माननीय प्रतीक जैन से पूछा जा रहा है, इसीलिए जितेंद्र मेहता कह रहे हैं कि मेरे लैपटॉप को और मेरे मोबाइल को इन्होंने सीज कर लिया है। ये दलील चल नहीं रही है। सवाल है कि ये बात हुई है क्या। आईपैक कोई इस तरह का एक संस्था बन गई है जो पॉलिटिकल पैसे को कैसे चैनलाइज किया जाए, कैसे ब्लैक मनी को चैनलाइज किया जाए ठीक तरीके से, उसका मीडियम बन गया है। Therefore, the larger question is, the head of the institution who started this company cannot run away. The larger question is this, कि वो प्रशांत किशोर ये नहीं कह सकते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है। He must be knowing everything. He must have information of everything. He cannot run away. The larger question ये भी ऐसा, और बहुत पहले से ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था, ग्राफ बढ़ रहा था, इंटेलिजेंट हैं, काबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि भारतीय राजनीति को पैसे में तब्दील करने का अगर कोई खेल हुआ है तो पॉलिटिकल शोधार्थियों के लिए, राजनीतिक शोधकर्ताओं के लिए 2012-13 के बाद का कालखंड निश्चित रूप से शोध का कालखंड बनेगा, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पैसे का चलन कैसे बढ़ा, कैसे ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी ये चलता रहा, उसमें इमोशन खत्म, जनता केंद्र से बाहर, वोटर केंद्र से बाहर, वोटर को ल्योर करने का, वोटर को आकर्षित करने का, जनता को अपनी तरफ खींचने का ये पूरा हथकंडा जो अमेरिकन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करता है, वही पूरा का पूरा रेप्लिकेट हुआ। और ये राजनीतिक शोधार्थियों के लिए बहुत बड़ा कालखंड होगा जब इस समय को वो शोध करना शुरू करेंगे। और फिर जब वो शोध करेंगे तो एक से एक चौंकाने वाले फैक्ट्स उनको मिलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रशांत किशोर राजनीति के लिए अब वो दलदल में उतरे हैं। अब उनको पता चल रहा है कि पैसे से राजनीति नहीं होती। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि साहब 21-21 हजार रुपया और 12-12 हजार रुपये तो 3-4-5 कैंडिडेट से उन्होंने अपना, तुम कैंडिडेचर अपना जो तुम करोगे तो ये इतने पैसे तुमको देने पड़ेंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर 243 में से 239 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ी, और अगर मिनिमम 12,000 मैक्सिमम 21,000 पैसे तो मिले होंगे, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए। लोगों ने यह तक कहा कि 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए में टिकट बेचे गए, और बेचे गए होंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन ये तो ये उनका पब्लिक डोमेन में आया हुआ है कि 12,000 रुपए और 21,000 रुपए तुम्हें देने हैं अपना कैंडिडेचर के लिए,
और अगर 10 व्यक्ति ने ऐसा दिया तो 243 इंटू इतने पैसे का तो कलेक्शन उनका हुआ ही हुआ है। यह है भारतीय राजनीति में प्रशांत किशोर जी का कंट्रीब्यूशन। मैं ये मानता हूं कि राजनीति के लिए पैसे बहुत जरूरी है, बिना पैसे के हो नहीं सकते, लेकिन पैसे ही जरूरी हैं। इसमें प्रशांत किशोर ने भारतीय राजनीति को झोंका है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। पैसे भी नहीं, पैसे ही महत्वपूर्ण हो गए। और यह सलाह इन्होंने मोदी जी को भी दिया होगा, यह सलाह इन्होंने राहुल जी को भी दिया, यह सलाह स्टालिन को भी दिया, जगन मोहन रेड्डी को भी दिया। महाभ्रष्टाचारी। और यह आज बिहार में जाकर के बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं हैरान। कोई भी पॉलिटिकल कुछ तो कह रहे हैं कि मेरे पास जो बुद्धि थी मैंने उसको अप्लाई किया। क्या बुद्धि थी साहब? एक भ्रष्टाचारी जगन मोहन रेड्डी, आकंठ भ्रष्टाचारी, जो जो बीच पे 500 करोड़ का मेंशन बनाया है, 500 करोड़ का। पलक पामड़े अभी मोदी के सामने बिछाया हुआ है कि अगर मोदी की नजर टेढ़ी हो गई तो जेल चले जाएंगे। उनके लिए, उनको आप जिताने के लिए सब काम कर रहे थे। क्यों? यू आर ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, यू आर ए प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल जो है, डॉक्टर ये नहीं देखता है कि कौन मरीज आया है, वहां देखिए तर्क इनका क्या है। मरीज कौन आया है डॉक्टर नहीं देखता है। मरीज गैंगस्टर है, मरीज रेपिस्ट है, मरीज मर्डरर है, नहीं, डॉक्टर सिर्फ मरीज का इलाज करता है। अब ये फिलॉसफी वहां उन्होंने लगा दिया। मैंने इनकी कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही कि ये डॉक्टर वाली फिलॉसफी वहां नहीं चलेगी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वहां आप उससे भी खतरनाक काम कर रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी को बाय हुक एंड क्रूक जिताने की स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं और उनको सत्ता सौंपने के लिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लामबंदी कर रहे हैं, और वो जीत के आता है और फिर वही भ्रष्टाचार का काम शुरू कर देता है। और आप इस आधार से कमाए गए पैसे को आप ये कह रहे हैं कि बिहार में पलायन को रोकने के लिए काम करेंगे। तो होल डायनामिक्स इज वेरी डिफरेंट। दो साइड पर आप खड़े हैं आकर के। खैर, मैं इस मुद्दे पर नहीं आना चाहता था। मैं तो सिर्फ आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं कि ये जो आईपैक कंपनी है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन जो है, ये इंडियन पॉलिटिकल एक्शन क्या कर रहा होगा। इसीलिए ईडी का काम सिर्फ मनी ट्रेल को करना है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है और सीजेआई सूर्यकांत जब तक हैं, इंस्टीट्यूशन को डरने की जरूरत नहीं। हां, लेकिन ध्यान रहे, ईडी वाले और सीबीआई वाले, आप भी अगर कोई इधर उधर काम करेंगे ना, तो चीफ जस्टिस सीजेआई के घेरे में आएंगे। पुआल पर सो करके पढ़ाई की है सीजेआई सूर्यकांत जी ने, पुआल पर। अभी अपने गांव गए थे, अपने शिक्षक से मिले जिन्होंने इनको अंग्रेजी पढ़ाई थी, और वो दौर याद किया। मैं कॉलेजियम से उस तरह से नहीं आया हूं, मेरा कोई बाप दादा नहीं था। चंद्रचूड़ के पिताजी जज चंद्रचूड़ का बेटा अब कतार में खड़ा है। खन्ना साहब के चाचा जज, खन्ना साहब जज, अब उनका कोई बेटा कतार में खड़ा है। ऐसा नहीं है जस्टिस सूर्यकांत के साथ, सीजेआई सूर्यकांत के साथ ऐसा नहीं। और इसीलिए बवाल मचा। वो जो गैंग है ना, एक गैंग है वासेपुर है, कारावान वाले, उन्होंने स्टोरी प्लांट किया इनके खिलाफ। स्टोरी प्लांट की गई, एक गैंगस्टर हावी हो गया कि ये क्या बोलेंगे। क्यों? ये फड़ाटेदार अंग्रेजी तो बोलते हैं, लेकिन वो ऑक्सफोर्डियन अंग्रेजी नहीं बोलते, सहज अंग्रेजी बोलते हैं। जस्टिस सीजेआई सहज अंग्रेजी बोलते हैं, आम लोगों की बोलचाल की भाषा वाला अंग्रेजी बोलते हैं। गांधी की भाषा में अंग्रेजी बोल रहे हैं, नहीं वो ऑक्सफोर्डियन इंग्लिश जिसमें कि क्लिष्ट क्लिष्ट शब्द डाल करके शशि थरूर जिनको चाहिए। तो वो गैंग जो है, लुटियंस गैंग, अनकंफर्टेबल हो गया इस सीजीआई से। ये सीजीआई जब तक हैं, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी बागडोर इनके हाथ में है और सुरक्षित हाथ में है। आप ये मान के चलिए कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन ये होने नहीं देंगे। और ये बेहद गंभीर मामला है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के पोस्ट पर रहने वाली मुख्यमंत्री इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। आने वाले दिनों में राजीव कुमार, कमिश्नर वर्मा, डीसीपी प्रियव्रत राय जो भी हैं वो, और ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ेगी। अलॉन्ग विथ आईपैक मेंबर, उनको बताना पड़ेगा।
अब ये कहानी छोड़ दीजिए कि पॉलिटिकल वेंडेटा से है और ये आपके पास भी अगर कोई सबूत है अमित शाह के खिलाफ, ले जाइए केस में करिए, ये सबूत है। लड़ाई लड़िए, लड़ी तो जा रही है, टूल किट तो एक्टिव है ही है, करिए। मोदी जी के खिलाफ है तो वहां भी फाइल कीजिए, कौन रोक रहा है? अदालत है ना, जाइए ना, करिए। वहां नहीं मिल रहा है कुछ, कर नहीं पा रहे हैं, तो इनको कह रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा। अरे भाई पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये कर रहे हैं तो आप भी करिए ना, खोज के लाइए, कुछ तो लाइए ढूंढ के। नहीं मिल रहा। खैर, कम से कम सीजीआई इस देश की लाज बचा रहे हैं। उम्मीद कीजिए कि बंगाल में न्याय होगा। चुनाव में इसका क्या असर होगा, इस पर आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।